ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस धमाके की जिस बिल्डिंग में अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में रॉकेट से धमाका हुआ है। और दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें लगातार जो अपडेट आ रही है ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। और एबीपी न्यूज आप तक इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें भी लेकर आ रहा है। हमले का आज तीसरा दिन है। यूक्रेन में धमाके तेज हो रहे हैं और रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही का दावा किया है। 28 देशों से हथियार मिलेंगे, ये कहना है यूक्रेन का। यूक्रेन डटा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम घुटने नहीं टेकेंगे और 28 देशों ने मदद का वादा किया है। वहीं दिल्ली में सीसीएस की बैठक भी हुई है और अब से कुछ देर पहले आपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को सुना, जिन्होंने कहा है कि अपने खर्चे पर जो वहां छात्र फंसे हुए हैं उन्हें लेकर आएगी सरकार। और फ्रांस की तरफ से भी यूक्रेन दावा कर रहा है कि मदद पहुंचेगी, हथियारों की भी मदद पहुंचेगी। ये कहना था एक ट्वीट के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अब से कुछ देर पहले। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही का दावा किया है। तबाही की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से। यूक्रेन के 19 कंट्रोल रूम को डैमेज किया गया है, 7 लड़ाकू विमान और 7 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया गया है और 87 टैंक यूक्रेन के तबाह कर दिए गए हैं। ये दावा किया है रूस ने। इस जंग का आज तीसरा दिन है और रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही का दावा किया है। 19 कंट्रोल सेंटर तबाह, नष्ट, 7 लड़ाकू विमान गिराए गए, 7 हेलीकॉप्टर नष्ट, ये कहना है रूस का। और 87 टैंक भी यूक्रेन के नष्ट कर दिए गए हैं। रूस ने ये सभी दावे किए हैं और कह रहे हैं कि हम लगातार राजधानी कीव की तरफ अग्रसर हैं और जल्द ही घुटने टेकने होंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये युद्ध यहां नहीं थमने वाला है। भारी तबाही पहले ही हो रही है, नजर आ रही है और ये तबाही अब बढ़ती ही जाएगी। लोगों के बीच दहशत है। कई लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, बंकरों में जगह ढूंढी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उन्हें रोकने के लिए, रशिया के टैंकों को रोकने के लिए, रशिया की तरफ से जो ये तबाही का मंजर नज़र आ रहा है यूक्रेन में, उसे थामने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त लगता नहीं है कि जेलेंस्की कहीं पे भी बातचीत को तैयार हैं या घुटने टेकेंगे। लेकिन इस हमले से जुड़ी आपको और अपडेट दे देती हूँ। जिस बिल्डिंग पर यह हमला हुआ है वहाँ से किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन घायलों को बाहर निकालने की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर। इस बिल्डिंग को, एक रिहायशी बिल्डिंग है, पूरी तरह से खाली पहले कराया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे घायल हुए हैं, उन्हें निकालने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और मौत की किसी की खबर की पुष्टि नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन के थोड़ी देर पहले बयान जारी हुआ था, लेकिन रेस्क्यू मिशन की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पहले धमाका हुआ, रॉकेट के जरिए प्रिसिशन स्ट्राइक हुई बिल्डिंग के उस फ्लोर पर। 5 फ्लोर कम से कम क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोगों को निकालने की कार्यवाही, इवैक्यूएशन का प्रोसेस इस वक्त चलाया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल दानवीर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह का ये हमला हुआ। कर्नल दानवीर, और अब देखिए जो कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली। आपने जैसे बोला कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक है और दिख भी रहा है, क्योंकि अगर प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं होती और पूरा डेविस्ट्रेशन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए अगर हमला होता तो बहुत सारे रॉकेट्स, मिसाइल्स और डायरेक्ट फायर से बहुत बड़े इलाके में तबाही की जाती। बट ये एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक है। रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ये रॉकेट शोल्डर फायर्ड रॉकेट भी हो सकता है, ये टैंक फायर्ड रॉकेट भी हो सकता है, ये हिल फायर भी हो सकता है। ये कोई भी शॉर्ट रेंज का एक रॉकेट या शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करके, और बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक का ये वीडियो जो है वो हम देख रहे हैं। कर्नल दानवीर, एक बात साफ है कि हमला अब बढ़ गया है रूस की तरफ से और तबाही की तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। मैं एक बार अपने रिपोर्टर नीरज राजपूत का भी रुख करना चाहूंगी। नीरज, इस बीच रशिया की तरफ से जो दावे हो रहे हैं वो ये है कि 87 टैंक ध्वस्त कर दिए हैं, 19 कंट्रोल रूम जो है उन्हें नष्ट कर दिया गया है। रशिया के दावों के बारे में क्या अपडेट है नीरज? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके स्पोक्स पर्सन ने ये जानकारी दी है, ब्रीफिंग की थी उन्होंने, और उसमें ये जानकारी दी कि जैसे कि बात चल रही थी कि 821 जो है अब तक के अटैक्स जो हैं रशियन फोर्सेज जो हैं यूक्रेन पर कर चुकी है। इन अटैक्स में जो है क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया, टैंक्स को ध्वस्त किया गया। 14 मिलिट्री एयरफील्ड्स हैं जो यूक्रेन की, ये दावा किया गया है कि उनको तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, 19 कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर है, 24 S-300 मिसाइल सिस्टम और ओसा मिसाइल सिस्टम है, उनको तबाह किया है। ये
जानकारी जो है रूस के जो प्रवक्ता हैं रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा 48 रडार स्टेशन है यूक्रेन के, उनको भी ध्वस्त किया गया है। 8 जो नेवल बोट्स हैं उनको भी डुबो दिया गया है। ये रूस के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इस बात का दावा किया है। और जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं कि अब युद्ध बिल्कुल जो है कीव शहर तक पहुंचने वाला है। एयरपोर्ट के करीब की जो तस्वीरें जो सामने आई हैं जिसमें बिल्डिंग्स को जो है अटैक किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है एएफपी न्यूज एजेंसी के जरिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये लंबी लड़ाई के लिए विश्व तैयार है। ये युद्ध लंबा खिंचेगा। युद्ध को लेकर फ्रांस ने चेतावनी दी है और तैयार रहे दुनिया एक लंबी लड़ाई के लिए, क्योंकि लंबी जंग होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से एएफपी ने यह खबर दी है और यूक्रेन संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चेतावनी दी है फ्रांस ने कि दुनिया एक लंबे युद्ध की तैयारी कर ले। ये काफी लंबा खिंचने वाला है और यहां पर कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच जो टकराव बढ़ रहा है उसको लेकर एक तरह से चेतावनी दी है फ्रांस ने। अब मैं सीधा रुक करना चाहूंगी डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब हमारी कवरेज में। के सिन्हा साहब, लंबे युद्ध की तैयारी कर ले पूरी दुनिया, ये कहना है फ्रांस का, और कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से दोनों ही देश अपनी जिद पर ठने हुए हैं, युद्ध विराम कहीं आसपास भी नहीं है। देखिए, जो वेस्ट का है और खास करके यूरोपियन यूनियन है, उसमें नाटो है, अमेरिका शामिल है, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी अभी नाउ चेंज होकर ये है कि जितना प्रोलॉन्ग हो उतने के लिए अच्छा। और रशिया के लिए, पुतिन साहब के लिए जल्दी से जल्दी इसको क्लोज अप करना उनकी हित में है। तो ये एब्सोल्युटली देखिए, ये 2 स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। पहले तो वो कहते थे कि हम खुल के आएंगे, हम अपनी सेना भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने भेजा नहीं। अभी वो डिपेंड कर रहे हैं कि किसी तरह ये एक इंसर्जेंसी में बदल जाए, सिविल वॉर में बदल जाए, और इसके कारण वो टोटल डिपेंड कर रहे हैं कि जो यूक्रेन के लोग हैं उनको हथियार दे दिया जाए, वो फाइट करें। पुतिन साहब के लिए अच्छा नहीं है। वो चाहते हैं कि टैक्टिकल विक्ट्री नहीं चाहते। हम टैक्टिकल विक्ट्री वो कहीं उजलाना चाहते। उनके वो स्ट्रैटेजिक एम है। स्ट्रैटेजिक एम में यदि उनको पुश करेगा तो ये लड़ाई केवल यूक्रेन के चेस बोर्ड पे नहीं खेली जाएगी। ये देखिए, अभी जो नैरेटिव बिल्डिंग है, अभी आपके संवाददाता साहब ने बहुत लंबा लिस्ट दिया है, क्योंकि वो रशियन पब्लिक के लिए है। जो यूक्रेन कर रहा है वो भी बढ़ा चढ़ा करके अपनी कैजुअलिटी को दिखाता है। रशियन ने ऐसे कर दिया, हम इतने रेजिस्टेंस दे रहे हैं, पर जो विजुअल दिखाती है कि खार्किव, ये जो शहर है मोर और लेस इन आउटर स्कर्ट्स में पहुंच गए, उनका सीज होने वाला। के सिन्हा साहब, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा वॉर तो चल रही है। दोनों ही पक्ष ये जताना चाहते हैं कि हम मजबूत स्थिति में हैं और हम डटे रहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या यहां पर युद्ध विराम लाने की जिम्मेदारी ज्यादा जेलेंस्की के ऊपर है? अगर वो ये मान ले कि ठीक है, मैं पद छोड़ता हूं और बातचीत के लिए तैयार हूं, क्या यहीं पर इस समस्या का समाधान मिल जाएगा? जी हाँ, देखिए, ये तो युद्ध शायद शुरू भी नहीं होता। जेलेंस्की साहब मान जाते, क्योंकि वो उनके पपेट है, उनके हाथों में खेल रहे हैं जो वेस्टर्न एलाइज हैं। और नाटो 2008 से मांग कर रहे हैं, 14 साल हो गया, नाटो में लिया नहीं इनको, क्योंकि वहां पर जो आप देखिए, खास करके फ्रांस और जर्मनी इसके फेवर में नहीं थे। नहीं तो 14 साल लग जाता है क्या नाटो में एक लाने के लिए। और अभी भी वो डेंजरस गेम खेलना चाहते हैं। एक न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है अब रशिया कि आप न्यूट्रल रहें, और वो तैयार है, क्योंकि मिन्स्क के एग्रीमेंट के लिए जो व्लादिमीर जेलेंस्की साहब ने एक हिंट दिया था कि हम अपने एक डेलीगेशन को भेजना चाहते हैं। मगर जो पुतिन साहब कह रहे हैं कि ये अदर देन व्लादिमीर जेलेंस्की और कोई भी आता है मिलिट्री को, वो अभी कह रहे हैं कि आप सरेंडर ना करें, इसको टेक ओवर करें। तो देखिए, मार्शल लॉ तो लगा ही हुआ है, और टॉप जनरल्स आपको पता होना चाहिए, जो यूक्रेनियंस हैं वो निकल चुके हैं। के सिन्हा साहब, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये खतरनाक खेल खेला जा रहा है, चाहे वो वेस्टर्न पावर्स हो, चाहे वो पुतिन का नजरिया हो, उसमें जो विक्टिम है वो वहां के लोग हैं, यूक्रेन के लोग हैं। उन्हें इस वक्त
जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो ये थे कि इस बिल्डिंग पर जिस पर रॉकेट से लॉन्च किया गया हमला, जहां धमाका हुआ, वहां से घायलों को अब निकाला जा रहा है। उन लोगों की क्या गलती है? इन नेताओं की जो आपस की ईगो क्लैश है, जो आपस की बहस है, उसमें फंस गए हैं यूक्रेन के नागरिक। नीरज, एक छोटी सी अपडेट मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जब स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे मीडिया से, क्या रशिया की तरफ से ये खबर आई है, कोई पुष्टि है कि वो कीव में कहां तक पहुंच गए हैं? कब्जा करने की क्या उन्होंने दावा किया है यूक्रेन की राजधानी पर? देखिए, इस बात का दावा तो नहीं किया उन्होंने। दोनेत्स्क है, लुहांस्क है, उनके बारे में, और एक और शहर है मेस्तोपोल है, उसके बारे में बताया है कि वो अब रशियन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया है। दोनेत्स्क और लुहांस्क के बारे में बताया है कि कितनी अंदर तक जो है रशियन फोर्सेस जो है पहुंच चुकी है। लेकिन कीव के बारे में कोई जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो कीव के करीब का जो एयरपोर्ट है उसके पास की ये बिल्डिंग है जहां पर ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है। कर्नल दानवीर, बात सारी वही वापस घूमकर आ जाती है कि इस वक्त ऑक्यूपेशन के नजरिए से शायद पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी नहीं दिखा रहे हैं और इसीलिए कीव पर कब्जे का दावा भी नहीं हो रहा है। लेकिन कीव पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, साफ है कि लोग वहां भी सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात यह कि प्रोपेगेंडा की जो लड़ाई चल रही है कि 28 देश मदद करने आएंगे यूक्रेन की, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कैसी मदद होगी? देखिए, जहाँ तक प्रोपेगेंडा का सवाल है वो तो बिल्कुल साफ जाहिर है, साफ नज़र आ रहा है कि ना कोई वहाँ पे आएगा मदद के लिए, ना कोई आ सकता है। आएगा तो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसके ऊपर डिस्कशन हम कर चुके हैं। बट नीरज राजपूत ने जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि ये एयरपोर्ट का इलाका है, कीव के अंदर, बीचों बीच शहर के अंदर सिरोस्की एयरपोर्ट है, और अगर ये उसके आसपास का इलाका है तो दैट मीन्स कि ये जो बिल्डिंग है, अर्बन वॉरफेयर को अगर आप समझें तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनसे सर्वेलेंस और डोमिनेंस का काम किया जाता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि स्नाइपिंग एक्टिविटी के लिए हाई राइज बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करती है जो भी सेना या जो भी पक्ष डिफेंस में होता है, और उसी को ये पिन पॉइंट टारगेट किया गया है। अदरवाइज पूरे इलाके को ध्वस्त करने में रशिया को कोई टाइम नहीं लगेगा। उसके पास इतनी इमेंस पावर है कि वो पलक झपकते इलाके को बिल्कुल समतल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया है। तो इसमें यह भी बात है कि जो हम शुरू में जो बात कर रहे थे कि पुतिन नहीं चाहते कि इस तरीके से ऑक्यूपाई किया जाए कीव को। इसके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है। अगर आप फुल फोर्स के साथ में कीव के ऊपर हमला बोल देते हैं तो कितनी बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी खड़ी होती है, जो पुतिन नहीं चाह रहे। और साथ के साथ जो हार्ट ऑफ कीव है उसके अंदर भी वो परेशानी नहीं खड़ी कर रहे। एक भी हमला उधर नहीं किया गया है बिकॉज वो सेम्बलेंस ऑफ पावर को बरकरार रखना चाहते हैं, जिसके साथ एट द एंड ऑफ द गेम नेगोशिएशन हो सके और इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन की ओर लेके जाया जाए। नेगोशिएशन यानी बातचीत के उस दरवाजे को जिसे पुतिन खोले रखना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करके ज़ेलेंस्की फिलहाल सिर्फ सेल्फी वीडियो डाल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।